युद्ध स्तर पर अमेरिका और इजराइल की तैयारी इस वक्त चल रही है। हानिया की मौत के बाद हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ईरान से युद्ध लड़ने की तैयारी में दोनों देश, किसी भी वक्त ईरानी हमला संभव है, कभी भी ईरान हमला बोल सकता है। हमले से निपटने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर। और आपको बता दें कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस रूजवेल्ट की होर्मुज स्ट्रेट की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें ईरान के तट के पास है होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का आदेश सामने आया है। मध्य पूर्व में अतिरिक्त अमेरिकी सेना भेजने का आदेश दिया है। तो मध्य पूर्व को लेकर अमेरिका ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। और ये खबर इस बात की पुष्टि करती है, इस बात की तस्दीक करती है कि अमेरिका इस वक्त ऐसे मोर्चे पर है जो अगर युद्ध छिड़ा और ईरान ने एक बार फिर हमला बोला तो अमेरिका की एंट्री होगी। कैसे मध्य पूर्व का तनाव चरम पर इस वक्त पहुंचा है, मध्य पूर्व में अमेरिका की कैसी तैयारी है, इसकी जानकारी आपको देते हैं क्योंकि अमेरिका ने अपने कई अहम नौसैनिक बेड़े मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका सैन्य बल आपको बता रहे हैं, अमेरिकी नौसेना है, सेंट्रल कमांड एरिया में युद्धपोत है यूएसएस रूजवेल्ट और इसकी जगह यूएसएस लिंकन की तैनाती हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर की तैनाती हुई है। ये अमेरिका की जंगी तैयारी है। और आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना यहां पर है। मध्य पूर्व में एक अतिरिक्त लड़ाकू स्क्वाड्रन की तैनाती है और इसके अलावा जो जमीनी रक्षा है उसको लेकर बड़ी तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट में इजाफा किया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य पूर्व के हालात विस्फोटक इस वक्त है। संभावित युद्ध की स्थिति में अमेरिका इस वक्त अलर्ट पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है, मध्य पूर्व के हालात विस्फोटक इस वक्त नजर आ रहे हैं। इजराइल की मदद के लिए जेट भेजेगा अमेरिका। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये आर्टिकल सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल की मदद के लिए, और न सिर्फ इजराइल, मध्य पूर्व के हालात विस्फोटक है। और कुछ और जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं मध्य पूर्व के तनाव में अमेरिका की क्या भूमिका है। अमेरिका की भूमिका के बारे में आपको बताएं, किसी भी कीमत पर इजराइल की रक्षा करेगा अमेरिका। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी बेड़ों की तैनाती होगी। अमेरिकी युद्धपोत रूस, चीन से आने वाले खतरों को कम करेंगे। इजराइल जाने वाले ईरानी मिसाइलों को तबाह करेंगे यूएस के युद्धपोत। युद्ध ने विध्वंसक मोड़ लिया तो अमेरिका देगा सीधा दखल। और अमेरिका की भूमिका और किस कदर हावी हो सकती है या आगे बढ़ सकती है, संजय भारद्वाज जी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तो सबसे पहले अस्थाना साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो हालात इस वक्त बन रहे हैं और जो अमेरिका ने एक तरह से खुला ऐलान कर दिया है कि हम मध्य पूर्व को बहुत मदद करेंगे और उसकी डिटेल्स भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है अमेरिका इस वक्त किस मोड पर है, किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, अमेरिका के लिए इजराइल की भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल एक सबसे विश्वसनीय बेस है अमेरिका का। और अमेरिका चाहे पर्सनैलिटी कोई भी हो, हालात कुछ भी हो, अमेरिका को वो जमीन की भूमि जो है उसको किसी भी हालत में बचाना ही पड़ेगा। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे अमेरिका के जितने बेस हैं मिडिल ईस्ट में, वो भी तभी कारगर होते हैं अगर इजराइल अपनी जगह पर सही तरीके से मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। तो
अमेरिका के लिए एक कंपल्शन है कि उसको बचाना ही बचाना है। और अब क्योंकि जो हालात पैदा हो गए हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि ईरान और उसके जितने प्रॉक्सीज हैं वो हो सकता है इकट्ठा एक साथ हमला करें, जो कि इजराइल के आयरन डोम की जो ताकत है उसके बाहर हो सकता है। जो भी मिसाइल या रॉकेट अटैक का हमला होगा, और अगर कुछ हिजबुल्लाह ग्राउंड से कुछ करना चाहे, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका कोशिश ये कर रहा है, ये ऐलान इसलिए बार बार कर रहा है कि बाकी लोग रुक जाएं और एक सांकेतिक रेस्पॉन्स दे, कम रेस्पॉन्स दे, ऐसा रेस्पॉन्स दें कि भाई अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी खुश कर दें कि हाँ जी हमने, ईरान बोले कि हमने कर दिया, हमने बदला ले लिया, और बाकी लोग भी उसी मुताबिक जो जो उनके कमांडर मारे गए हैं उनका बदला भी पूरा हो जाए, और इतना भयानक भी सिचुएशन ना आए कि ये लड़ाई किसी दूसरे स्तर पे चली जाए। इसलिए उसको रोकने के लिए वो बार बार ये ऐलान भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे। लेकिन सर, अमेरिका भी अभी उहापोह की स्थिति में, वहां चुनाव होने हैं, और ऐसे में देखना होगा कि कितना निर्णायक साबित होता है मदद को लेकर अमेरिका भी। मैं आऊंगी अस्थाना सर आपके पास, भारद्वाज सर आपके पास भी आऊंगी। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल पर ईरानी हमले की तारीख तय हो गई है। 12 से 13 अगस्त को हमला कर सकता है ईरान। ड्रोन मिसाइल के जरिए हमला किया जा सकता है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है, और पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान 12 से 13 अगस्त को इजराइल पर हमले की तैयारी में है। 12 से 13 अगस्त। दरअसल ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ये दिन यहूदी कैलेंडर में शोक का एक महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन यरूशलेम में विनाश की याद दिलाता है। इस मौके पर लोगों की छुट्टी भी होती है। इससे पहले ईरान ने जब 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला किया था, तब भी छुट्टी का ही दिन था। यरूशलेम पोस्ट और स्काई न्यूज अरेबिया के मुताबिक इस बार भी ईरान वैसा ही कुछ करने वाला है, और इजराइल को दहलाने की पूरी योजना मुकम्मल कर ली गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार का जो ईरानी हमला होगा वो पिछली बार के हमले से कितना बड़ा होने वाला है, और आगे कैसे ईरान बड़ी रणनीति बना रहा है। ये देखिए, सबसे पहले इस मैप पर नजर डालिए। आपको 13 अप्रैल की तारीख याद दिलाते हैं। इसी दिन ईरानी अटैक हुआ था तेहरान से। तेहरान से अटैक हुआ था ईरान पर, ईरान से अटैक हुआ था इजराइल पर, और एक साथ ताबड़तोड़ इस तरह से मिसाइलें दागी गई थी। और उसके बाद फिर इजराइल ने जो पलटवार किया था, वो पलटवार देखिए किया गया था 19 अप्रैल को। इजरायली पलटवार, वो तेहरान पर मिसाइलें दागी गई थी। इस बीच में दूरी भी आपको बता रहे हैं, 1689 किलोमीटर की दूरी है इजराइल और तेहरान के बीच में। लेकिन आगे युद्ध भारी होगा। ईरान की तैयारी ये बहुत ज्यादा बड़ी है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अब ठीक 4 महीने बाद, अप्रैल की हमने तारीख बताई, इस दिन हमला किया, अब 12 से 13 अगस्त को यह हमला हो सकता है, बड़ा हमला हो सकता है। इस बार का हमला 13 अप्रैल के हमले से भी बड़ा हो सकता है। ईरानी मिसाइलें यमन, लेबनान, सीरिया, इराक से भी दागी जा सकती हैं, ये जानकारी मिल रही। ईरान देश भर में बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण ले जा रहा है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से सैन्य उपकरणों की तस्वीर न लेने को कहा है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला, इसलिए रूसी हथियारों के ईरान पहुंचने की भी खबरें हैं। देखिए, हर ओर से एक्टिवेशन नजर आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है ये तारीख तय हो चुकी है, और रूसी हथियारों के ईरान पहुंचने की भी खबरों से और ज्यादा सनसनी मच गई है। और इस बीच बता दें, लेबनान और इजराइल की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जॉर्डन, मिस्र की घोषणा, इजराइल जाने वाले रॉकेट्स को मार गिराएंगे। इजरायली अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए। तो अलग अलग मुल्क इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं, और इजराइल पर कैसे हमला करेगा ईरान, आइए अब आपको ये बताने जा रहे हैं। ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। इजरायली सैन्य ठिकानों पर सीधा मिसाइल अटैक कर सकता है। सीरिया, इराक में यूएस ठिकानों पर भी हमले इससे पहले किए गए हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ये अटैक हो सकता है। अटैक ड्रोन से हमला किया जा सकता है। दर्जनों ड्रोन से इजरायली शहरों पर हमले किए जा सकते हैं एक साथ, वो भी गाजा की तरफ से हमास के रॉकेट स्ट्राइक हो सकती है। ये ईरानी प्रॉक्सी है, हमास ईरानी प्रॉक्सी का काम करता है। ईरानी प्रॉक्सी के तौर पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हमले भी तेज हो सकते हैं। तो यानी चौतरफा घेरने की तैयारी होगी इजराइल को। ईरानी प्रॉक्सी के तहत लाल सागर से हूती की स्ट्राइक भी जारी हो सकती है, और यही एक तरह से बहुत बड़ी
चुनौती है इजराइल के लिए। हूती, हमास, हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स की तरफ से भी हमले किए जा सकते हैं इजराइल पर। तो इजराइल ये दरअसल रणनीतिक तौर पर चौतरफा घेरने की तैयारी है। संजय भारद्वाज सर, ये एक तरह से चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी है इजराइल को कि हर तरफ से, एक तरफ ईरान का प्रॉक्सी एक्टिवेटेड है, प्रॉक्सी संगठन, तो दूसरी तरफ ईरान खुद भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है कि वो इजराइल पर अटैक करेगा। देखिए, इसमें दो तीन बातें निधि साफ साफ उभर के जो आ रही है कि पहली बात कि जो एंटी अमेरिकन कैंप है, और या आप कहिए कि एंटी इजराइल कैंप है, जिसमें आपने वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की, हूती, हमास, हिजबुल्ला, और साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, जैसे खासकर ईरान जिस तरीके से लीड ले रहा है, तो निश्चित रूप से एक चुनौती इजराइल के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो लेकिन इसमें सवाल यहाँ आता है कि जो अमेरिकन कैंप्स, अमेरिकन बेसिस हैं, चाहे वो ईरान में, इराक में बेसिस हैं, या बाकी जो दूसरे देशों में बेसिस, और अमेरिका जो सपोर्टेड कैंप रहा है, उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट्स इन वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स या ईरान को देता है इजराइल पर एक्शन के लिए। अब तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जो इजराइल एक ऐसा वॉल है कि अगर इजराइल पे मिडिल ईस्ट और ईरान आगे बढ़ता है तो ये खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे यूरोप पर इसकी आंच जाती है, जो कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड कभी नहीं चाहेगा। तो आप ये बात मान के चलिए कि जहां पर इजराइल के अस्तित्व पे खतरा होगा, वहां पर पूरा वेस्ट और अमेरिका उसको। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टाइमिंग है, क्योंकि अभी अमेरिका में इलेक्शन है और इस इलेक्शन में निश्चित रूप से एक मैसेज नहीं देना चाहते कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया मिडिल ईस्ट को के पीस के लिए। लेकिन दूसरा एक और पहलू जो उभर के आ रहा है कि ईरान जो है, ईरान के देखिए महत्वपूर्ण जो कमांडर्स हैं, चाहे उसमें देखो रईसी उनके प्रेसिडेंट की मारे गए, सुलेमानी पहले उनको 2020 में पहले मारा गया, और अभी हानिया को ईरान की धरती पे मारा। तो ये ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल खतरा हो गया, क्योंकि ईरान दावेदारी करता है कि मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है अब वो ईरान की तरफ आ रही है, और जो बाकी जो दुनिया के मुल्क हैं, चाहे चीन हो और अमेरिका हो, वो भी ईरान को लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक रिटेलिएशन होगा, और ये रिटेलिएशन एक हमला इजराइल पे होने की पूरी संभावना है। तो निश्चित रूप से आप बात मान के चलिए कि कुछ समय के लिए मिडिल ईस्ट में शांति टल गई है, अब यहाँ पे कन्फ्रंटेशंस होगा, और जब तक ये कंक्लूसिव नहीं होगा। बहुत बड़ी बात संजय जी आपने बता दी कि अब जो कन्फ्रंटेशन होगा, अब जो ऐलान जंग जिसे कहा जाता है, वो इतना ज्यादा भीषण होगा कि कोई समझ में नहीं पाएगा, इसीलिए अमेरिका भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में इजराइल से बदले की मांग उठ रही है। ईरानी मीडिया में प्रोपेगेंडा पोस्टर प्रकाशित हुआ है। पोस्टर में लिखा है, नेतन्याहू बदले के लिए तैयार रहें। तो देखिए, हानिया की मौत के बाद ईरान ने इस वक्त जो सामने आ रहा है वो बहुत ज्यादा इस बात की ऐलान जंग करता है कि ईरान सीधा हमला बोलेगा, और ये हमला 12 से 13 अगस्त के बीच में बोला जा सकता है। एक और बड़ी खबर, IRGC प्रमुख हुसैन सलामी की चेतावनी भी सामने आई है। मोसाद निदेशक डेविड बार्निया को चेतावनी दी गई है, आपका जीवन छोटा कर दिया जाएगा, ये चेतावनी दी जा रही है। मोसाद निदेशक डेविड बार्निया को चेतावनी दी गई है। और आपको बता दें कि हानिया की हत्या पर बहुत बड़ी खबर एक बार और मिल रही है कि मोसाद ने ली ईरानी एजेंट्स की मदद, और ये बहुत बड़ा खुलासा भी है। ईरानी एजेंट्स के जरिए मरवाया गया। ईरानी एजेंट ने हानिया के रूम में बम लगाए थे, गेस्ट हाउस के 3 कमरों में विस्फोटक लगाए गए थे। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से खबर। तो 3 कमरों में बम लगाया गया था, जो जानकारी मिल रही है इस वक्त, और मोसाद ने ईरानी एजेंट्स का सहारा लिया था, उनकी मदद ली थी हानिया को मारने के लिए। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। तो ये खुलासा बहुत ज्यादा बड़ा है। इस्माइल हानिया की हत्या के लिए मोसाद ने ईरानी एजेंट्स की मदद ली। 2 ईरानी एजेंट बेहद गुपचुप तरीके से उस जगह पर पहुंच गए जहां हानिया को ठहरना था, और ये वही गेस्ट हाउस था जहां हाई सिक्योरिटी जोन में ये बना हुआ है, जहां हानिया को मारा गया। ईरानी सेना की निगरानी हर वक्त इस इलाके पर रहती है। ईरानी एजेंट ने
एक नहीं बल्कि 3-3 कमरों में बम लगाए हुए थे। ये वो 3 कमरे थे जिनमें से एक कमरे में हानिया को ठहराया जाना था। अपना काम करने के बाद ईरानी एजेंट ईरान से बाहर निकल गए और बुधवार की रात 2 बजे एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें हानिया की मौत हो गई। तो ये पूरा रचा बुना था और सब कुछ साजिश के तहत किया गया। हानिया को मारने के लिए ईरानी एजेंट का सहारा लिया गया। अब आपको 10 पॉइंट में बताते हैं कैसे ईरान एजेंट ने तेहरान में हानिया के उस गेस्ट हाउस में बम प्लांट किया जहां वो ठहरा हुआ था। आइए 10 बड़ी बातें बताते हैं कि ईरानी एजेंट हानिया के हत्यारे निकले। पहली बड़ी बात, मोसाद ने तेहरान में हानिया की हत्या की योजना बनाई। दूसरी बड़ी बात, मोसाद ने 2 ईरानी एजेंट को काम पे लगाया। तीसरी बड़ी बात, इसमें ईरानी एजेंट ने 3 अलग अलग कमरों में विस्फोटक रखे, बम रखे। जो इस केस में चौथी बड़ी पॉइंट मिल रहा है वो ये कि बुधवार को रात 2 बजे रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। पांचवी बड़ी बात, इसमें विदेश से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया गया था। तो ये विदेशों में इसका रिमोट था जहां से बटन दबाया गया और फिर यहाँ बम धमाका होता है। विस्फोटक लगाने के बाद ईरानी एजेंट वहां से निकल गए। ईरानी एजेंसी को गेस्ट हाउस में एजेंट के घूमने का फुटेज भी मिला है। ये 7वीं बड़ी बात। और 8वीं बड़ी बात इसमें आपको बता दें, 2 एजेंट ने कुछ ही मिनट में गेस्ट हाउस के कमरों में विस्फोटक लगाए। कुछ ही मिनट में ये सब कुछ हुआ, प्लान हुआ और 3 कमरों में ये हुआ। हानिया की मई में हत्या की जानी थी लेकिन ऑपरेशन रोका गया था, लेकिन अब इसे अंजाम दिया गया। मई में रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था हानिया। तो ये 10 बड़ी बातें हैं जो बताती है कि हानिया को कैसे टारगेट किया गया और टारगेट भी इस हद तक किया गया कि सोचा समझा ये अटैक था। नेतन्याहू की हत्या करना चाहता है हमास। एक और बड़ी खबर, शिन बेट ने नेतन्याहू को अलर्ट कर दिया है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है शिन बेट और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर कैसे खतरा मंडरा रहा है आपको आइए बताते हैं। ईरान की नई रणनीति है, नेतन्याहू पर बहुत बड़ा खतरा है। नेतन्याहू की हत्या करना चाहते हैं ईरानी एजेंसियां। इजराइल से बदला लेने के लिए नेतन्याहू के खिलाफ साजिश है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी शिन बेट ने किया अलर्ट। नेतन्याहू को कम सुरक्षा वाले इलाकों में न जाने की सलाह। नेतन्याहू को सुरक्षा घेरे से बाहर न आने को भी कहा गया। मेजर जनरल एसपी अस्थाना साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। यानी कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है ईरान को। ईरान को चाहिए तो जो वजीर आजम है इजराइल के नेतन्याहू, सीधा टारगेट वो हैं और हमास भी अब इसका साथ देगा क्योंकि हमास तो प्रॉक्सी संगठन है ईरान का। बिल्कुल, अभी ये एक नई स्ट्रेटेजी सामने आई है कि कमांडरों को मारो, बाकी इधर उधर इतनी मेहनत करने से ज्यादा इम्पैक्ट होता है कमांडरों को मारने से। तो जाहिर है कि जो कमांडर आपने अभी बताए नेतन्याहू और मोसाद के जो चीफ हैं, ये हर हालत में खतरे में हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं इसी चीज से, इस्माइल की हत्या से, ये इस्माइल जहां भी था खतरा उसके ऊपर हमेशा बना हुआ था, लेकिन कतर में उसको मारना इजराइल के हक में नहीं था। इसलिए वो ये चाह रहे थे कि ये किसी ऐसे देश में जाए जहां पर अगर वो मारते हैं तो उस देश के साथ में हालात बिगड़ते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस देश, अभी ईरान से उनके हालात ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, उनके साथ ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, तो ईरान में प्रॉब्लम नहीं थी। कतर में अगर यही एक्शन होता तो ये अमेरिका को मंजूर नहीं था, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में है और ये इस्माइल ज्यादातर कतर में रहता था और किसी और देश में भी, जॉर्डन में भी उनके अच्छे संबंध चल रहे हैं। इसलिए ये कहना कि अमेरिका को कुछ नहीं मालूम था, ये भी थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है। ये बहुत सोची समझी साजिश है और इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप ये कार्रवाई जो है कतर में नहीं करेंगे, जॉर्डन में नहीं करेंगे, किसी भी अमेरिका के फ्रेंडली कंट्री में नहीं करेंगे। तो ये इनको पता चला कि जब इस्माइल आया और उसने जो ईरान के प्रेसिडेंट की जब हत्या हुई थी, उनके जो उनके अंतिम संस्कार में ये आया था, तो इनको पता है कि जब नए वाले का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा ये जरूर आएगा और आएगा तो IRGC के जो कंपाउंड है उसी में रहेगा, तो उसी गेस्ट हाउस में रहेगा। तो ये पता हो गया था उनको कि यहाँ पे इसने रहना है और इसीलिए ये टारगेट संभव हो पाया। जी सर,
बड़ी बात आपने कही अस्थाना साहब कि ये सब कुछ सोचा समझा था, ये सब कुछ प्लान था। अगर इस तरह से गेस्ट हाउस पर हमला करना था तो पहले प्लान किया गया इस हमले को। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य पूर्व के विवाद में किम जोंग कूद गया है। किम जोंग ने इजराइल को धमकी दे दी है, नेतन्याहू न करे गलती। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया, हम हमेशा ईरान के साथ खड़े हुए हैं, ये भी कहा गया उत्तर कोरिया की तरफ से। इस बीच मदद के साथ साथ अमेरिका की इजराइल को चेतावनी भी सामने आई है। अमेरिका मदद तो कर रहा है लेकिन चेतावनी भी दे रहा है। बाइडेन ने कहा कि हर बार अमेरिका नहीं बचाएगा, जंग बढ़ाई तो हम बचाने नहीं आएंगे। समझौते का प्रयास भी आगे बढ़ाए इजराइल। और आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि बाइडेन नेतन्याहू के बीच जो फोन पर बातचीत हुई उसमें क्या हुआ। उसमें यह हुआ कि ईरान हिजबुल्लाह के संभावित पलटवार पर बातचीत हुई है। ईरान के खिलाफ जवाबी रणनीति पर चर्चा हुई है। इजराइल को अमेरिकी मदद का भरोसा दिलाया गया है। बाइडेन ने बंधकों की डील पर जोर दिया है। इजरायली एक्शन पर बाइडेन ने नाराजगी जताई है। हानिया की हत्या पर अमेरिका को भरोसे में नहीं लिया गया, ये भी कहा गया। फिलहाल अमेरिका इजराइल का पूरा बचाव करेगा। अब ये बात है कि मदद तो दे रहा है अमेरिका, लेकिन वार्निंग भी दे रहा है। इस बातचीत में नेतन्याहू को बाइडेन ने कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी ये कि इजराइल अपनी तरफ से जंग को आगे न बढ़ाए। इजराइल ने बात नहीं मानी तो अमेरिका से उम्मीद न रखे। इजराइल ने दोबारा जंग छेड़ी तो हम बचाने नहीं आएंगे, ये कह रहा है अमेरिका। कुछ भी करके हमास के साथ समझौता पूरा करें, अपनी सारी शर्तें मनवाने के चक्कर में न पड़े। हो सकता है हमास से बातचीत का रास्ता ही न बचे और इस वक्त हम इन्फेक्शन पॉइंट पर हैं। जंग खत्म करके क्षेत्रीय स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। तो ये इस वक्त कहा गया है अमेरिका की ओर से और सीधा कड़ा संदेश है। अब एक दिलचस्प जानकारी जो हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह खेमे में मोबाइल फोन से दहशत हो गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने आगाह कर दिया है। हिजबुल्लाह कमांडर्स को आगाह किया गया है, मोबाइल फोन से दूर रहने को कहा गया है। इजराइल कर रहा है जासूसी, ये कहना है नसरल्लाह का। और अब आपको बताते हैं कैसे इजराइल मोबाइल फोन के जरिए हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट करता है। कैसे ये होता है, मोबाइल फोन से हिजबुल्लाह तबाह कैसे होगा और दुश्मन का खात्मा कैसे करता है इजराइल, आइए डिटेल में जानकारी देते हैं। जो कमांडर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो खतरे में रहते हैं और इसके बीच आपको बता दें टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन की गतिविधि पर नजर बनाए रखता है इजराइल। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हिजबुल्लाह कमांडर का सटीक पता लगाया जा सकता है कि वो कहां है कमांडर। मोबाइल फोन्स के जरिए लोकेशन का पता लगाने के बाद मिसाइल या ड्रोन से भी सीधा टारगेटेड अटैक होता है। मोबाइल फोन न रखने वाले हिजबुल्लाह कमांडर ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, मोबाइल फोन रखने के बाद खतरा और ज्यादा रहता है। इसीलिए नसरल्लाह की तरफ से ये चेतावनी आई है कि मोबाइल फोन से दूर रहें जो कमांडर्स हैं। और इस बीच बता दें आपको, इजराइल हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर्स को हमेशा ट्रैक करता रहता है। इस पर भी बताएंगे। संजय भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सर, ये बहुत चौंकाती है बात कि इजराइल देखिए टेक्निकल एडवांसमेंट की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन साफ साफ अमेरिका को लेकर भी सचेत है। अमेरिका ने भी आंख दिखा दी है कि हम साथ तो दे देंगे आपका, लेकिन वार्निंग के साथ। भारद्वाज सर। निधि जी, मुझे आपकी बात की बातें नहीं सुनाई दी। निश्चित रूप से मैं अमेरिका से शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी संजय सर। हाँ जी। तो मैं अमेरिका से देखिए, पहली बात की अमेरिका के दो तीन बातें पक्की है। पहली बात की, जब से हानिया की हत्या हुई है, पहला सवाल यह है कि नेतन्याहू की एक कुर्सी को मजबूती मिली है। अब उनको मुझे लगता नहीं कि डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा कोई चैलेंज है। दूसरा जो सवाल आता है कि अमेरिका क्यों इस तरीके के बयान दे रहा है, क्योंकि अमेरिका में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और बाइडेन बड़ा कॉन्शियस है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटी और मिडिल ईस्ट से जो लोग माइग्रेटेड हैं उनका उसके चुनाव पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो कॉन्शियस है इस बात के लिए। लेकिन ये भी बात मान के चलिए कि अमेरिका के पास में मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरबिया के अलावा कोई चारा नहीं है। तो वो जो एक पिवटल स्टेट है इजराइल, उसको कभी भी उसको कमज़ोर नहीं चाहेगा कि अमेरिका कमज़ोर हो। और मैंने पहले भी पिछली बार भी ये बात कही कि ये पूरे यूरोप की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है कि किस हद तक बाकी जो एंटी अमेरिकन कैंप्स हैं, क्योंकि
इजराइल में के पास एक बड़ा स्ट्रेंथ है कि उसकी जो इंटेलिजेंस सर्विस, निश्चित रूप से 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तब उसकी इंटेलिजेंस सर्विस जरूर फेल हुआ पहली बार, उसके बाद लेकिन कॉन्स्टेंटली वो हर व्यक्ति को जो इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, इजराइल को डैमेज कर रहा है, उसको खत्म करता जा रहा है। और वो इसी कड़ी में जो हिजबुल्लाह के कमांडर है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा दीदी जी कि जो हानिया थे, हानिया एक पॉलिटिकल कमांडर थे जो नेगोशिएशंस, कतर में बैठ के नेगोशिएशंस और एक तरीके से कॉन्फिडेंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज के बीच में करते थे। लेकिन जब से हानिया की हत्या हुई है तो मुझे नहीं लगता कि जो एक पीस प्रोसेस मिडिल ईस्ट में हो सकता है या हमास को और इजराइल के बीच किसी तरीके का कोई नेगोशिएशन हो सकता है, वो कुछ समय के लिए टल गया है। और अब जो मिलिट्री कमांडर्स एक्टिव हैं वो अटैक्स की बात कर रहे हैं, ईरान के समर्थन से अटैक की बात कर रहे हैं और बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनके साथ मिलके। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ पर कहीं रुकने वाला है। चाहे अमेरिका आज वार्निंग देता हो, लेकिन अमेरिका भी अपना जो मिलिट्री सपोर्ट है, जो बीइंग ए पिवोटल स्टेट, वो कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पर बाकी जो कंट्रीज है वो कितना पोलराइज होगा उसमें खासकर मैं सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, टर्की का भी वही हाल है। टर्की आप मान के चलिए, टर्की नाटो का मेंबर है, तो वो भी अपना पॉलिटिकल और डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए के स्टेटमेंट्स दे रहा है और इसको कंडेम कर रहा है। लेकिन वैसे एक बड़ी बात ये है संजय भारद्वाज जी की जियोपॉलिटिक्स इस वक्त सुलग रही है और वो भी मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा सुलग रही है। अमेरिका भी कोई चांस नहीं लेगा कि वो अपनी छवि को खराब करे या धूमिल करे, इसीलिए फूक फूक कर कदम उठा रहा है और इसीलिए अमेरिका की स्ट्रैटेजी अहम है, चाहे वो मिलिट्री को लेकर हो या फिर बातचीत को लेकर हो, पीस टॉक्स को लेकर हो। बहुत बहुत धन्यवाद अस्थाना सर आपका भी और संजय भारद्वाज जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान समर्थित फोर्स पर भीषण हमला हुआ है। इजराइल ने काफिले पर ही अटैक कर दिया। हमले में हथियारों की तबाही हुई है। सीरिया से हथियार लाए जा रहे थे लेबनान और बीच में ही अटैक किया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हमला। इजरायली एयरफोर्स ने की एयर स्ट्राइक, उत्तरी लेबनान के हरमेल में अटैक किया गया है। सीरिया बॉर्डर पर अल कुसायर में हमला हुआ है। सीरिया का एक और लेबनान के 2 ठिकाने निशाने बने हैं। तो उत्तरी लेबनान के हरमेल में अटैक किया गया है। नॉर्थ लेबनान वो इलाका जहां से कई बार अटैक किए गए हैं और ये अटैक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने जो काफिला था हथियारों का उसी पर ही अटैक कर दिया। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर इजराइल की बारूदी वर्षा हुई है। सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली जेट ने बम गिराए हैं। हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 को निशाना बनाया गया है। सीरिया में 1 और लेबनान के 2 ठिकानों पर हमला किया गया है। सीरिया के अल कुसायर शहर पर बम गिराए गए हैं। फिलिस्तीन से 140 किलोमीटर दूर है ये जगह। और अब एक चौंकाने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि रूस से सामने आ रही है। रूस के वोल्गा में खतरनाक तूफान आया है। बेगिशेवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तबाही मची है। बेगिशेवो हवाई अड्डे के रनवे पर उड़ने लगे विमान तिनकों की तरह हवा में उड़ता दिखाई दिया सामान। ये देखिए ये तस्वीरें, रास्ते में आने वाली हर चीज तहस नहस हो गई। इतना ज्यादा भयंकर तूफान आया है कि तिनके की तरह विमान भी उड़ता हुआ दिखाई दिया है। बवंडर है ये जो सामने आया। ये देखिए विमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तूफान के बीच जो विमान है वो भी इस तरह लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, उड़ता हुआ दिख रहा है। और अब वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ये खबर अंतरिक्ष की है लेकिन भारत से जुड़ी हुई है। धरती से 410 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 2 महीने से सुनीता विलियम्स और नासा एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर फंसे हुए हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वापसी पर कुछ साफ साफ नहीं कहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि नासा के पास अब 18 दिनों का ही समय बाकी रह गया है।
अंतरिक्ष से जल्द वापस लौट सकती हैं सुनीता विलियम्स। एक बड़ी खबर आ रही है और जो कि अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। सुनीता और बुच विल्मोर जल्द अंतरिक्ष से लौट सकते हैं। एक उम्मीद की किरण जगी है। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की सहायता लेगा नासा। 18 अगस्त को लॉन्च हो सकता है क्रू 9 मिशन, जिसके तहत वापसी संभव हो पाएगी। और आपको बताते हैं कि कैसे नासा के पास सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए महज 18 दिन बाकी रह गए हैं। तो इन 18 दिनों में नासा के पास 18 दिन है और घर वापस लौट पाएंगी सुनीता। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, नासा के पास सुनीता की वापसी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। और क्या अब घर वापसी मुमकिन लग रही है? वापसी के दिए गए टारगेट में 18 दिन बचे हैं। इन्हीं 18 दिनों में प्रयास करने होंगे। 18 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खामियों को दूर करना होगा। सुनीता पिछले करीब 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है और इसीलिए भी उम्मीद जग रही है। सुनीता और विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए थे और फिर वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो सामने आई वो सबके सामने। स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी आई, हीलियम लीक की वजह से मिशन में बदलाव हुआ और ये एक उम्मीद है कि अब सुनीता वापस लौट पाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सुनीता को वापस लाने के लिए नासा का प्लान बी क्या है। देखिए, प्लान बी पर काम हो रहा है। प्लान बी क्या आपको बताते हैं। नासा का प्लान बी, सुनीता की वापसी के लिए स्पेसएक्स की मदद लेगा नासा। स्पेसक्राफ्ट रॉकेट की मदद से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। चारों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट की खामियों को दूर करेंगे। मिशन के तहत उपकरणों की जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर उपकरणों को बदला जाएगा। नासा का यह मिशन 18 अगस्त से पहले लॉन्च हो सकता है। तो उम्मीद जग रही है कि इसी मिशन के तहत सुनीता और विल्मोर को वापस लाया जाएगा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई है और उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 18 अगस्त से पहले ये लॉन्च हो सकता है। 18 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में ये एक सवाल है कि क्या नासा का प्लान बी काम करेगा। सुनीता विलियम्स आज अंतरिक्ष में फंसी हुई है क्योंकि उनका स्पेसक्राफ्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट को आपको समझाते हैं, ये है क्या। 16.5 × 15 फीट ये स्पेसक्राफ्ट है। 7 अंतरिक्ष यात्रियों की क्षमता इसमें है। पहला क्रू मिशन 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ और ISS से जुड़े रहेगा 45 से 70 दिनों तक। ये स्पेसक्राफ्ट जिसका वजन है 13,000 किलो का इसका वजन है स्पेसक्राफ्ट का। जो इसकी स्पीड बताई जाती है वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है। तो अब उम्मीद है कि इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए आ सकती है या फिर नासा का प्लान बी कामयाब हो सकता है। इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको गुजरात के डांग से आई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं अब, जहां भारी बारिश के बाद एक ट्रक नदी में फंस गया। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद पास की सड़क से गुजर रहा ट्रक पानी में फंस गया। विकराल होती लहरों के बीच ट्रक में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। ये देखिए तस्वीरें, बीचों बीच फंस गया है ये ट्रक और फिर उसके बाद सहारा लेना पड़ा। उफनती लहरों के बीच में फंस गया ये ट्रक। गुजर रहा था सड़क से, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ ये ट्रक फंस गया। ट्रक में लोग मौजूद थे, उसके बाद किसी तरह अपनी जान बचाई है लोगों ने। और गुजरात के बाद आपको बताते हैं राजस्थान के अजमेर शहर से तस्वीरें। लैंडस्लाइड का दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। अजमेर के किशनगढ़ में तेज बारिश के बाद पहाड़ दरक गए हैं, जिसकी तस्वीरों ने लोगों को डरा दिया है। किशनगढ़ में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने के बाद रास्ते भी बाधित हो गए। बारिश से कई जगहों पर मकान भी गिर गए। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब आ गया है। और अब आपको दिखाते हैं झारखंड में आई भारी बारिश की वजह से जो तबाही मची है। ये तस्वीर रांची के रिहायशी इलाकों की है, जहां सड़कों पर सैलाब आ गया है। घर गलियां सब जलमग्न है। गलियों में नाव चल रही है। NDRF की टीम फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। अब आपको कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। एयरपोर्ट की पार्किंग में लबालब पानी भरा है। यहाँ तक कि उड़ान भरने से पहले फ्लाइट्स के खड़े होने की जगह में भी पानी है। पूरा रनवे पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बंगाल के बोलपुर में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। इस दौरान कई लोग जान जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं।
तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की हैं, जहां जारी बारिश के चलते नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। अमरपुर इलाके में हो रही जोरदार बारिश से खरमेर नदी में बाढ़ आ गई है। पुल के करीब 3 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। उफनती नदी को पार करने के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन की अपील का लोगों पर कोई असर होता दिख नहीं रहा। और गुजरात में अब भी भारी बारिश का कहर जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कें जलमग्न हैं। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए सड़क पर आए समंदर से गुजरना पड़ रहा है। वलसाड़ की इस तस्वीर को देखिए, जहां चारों तरफ पानी पानी है। ये सबवे का इलाका है जहां पर पानी भरा है। लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। और अब आपको करगिल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कबाड़ी नाला इलाके में एक बिल्डिंग ढह गई। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे बिल्डिंग गिरने के बाद। ये तस्वीरें देखिए, बिल्डिंग गिरने के बाद सड़कें जाम हो चुकी हैं, मलबा बिखरा हुआ है। राहत और बचाव का काम भी जारी है। इस बिल्डिंग में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिन्हें पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है। और महाराष्ट्र की नवी मुंबई में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है मुंबई में। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम का ये रौद्र रूप है जो कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात राजनीतिक खबरों की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मदन राठौर की तारीफ की है। वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। और आपको बता दें कि पद, मद और कद कभी स्थायी नहीं होता, ये वसुंधरा राजे ने कहा। अच्छा काम करोगे तो जनता याद जरूर करेगी। आज मदन राठौर ने संभाला बीजेपी अध्यक्ष का पद और उसके बाद फिर वसुंधरा का ये बयान सामने आया। राजनीति का दूसरा नाम जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत है। ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये 3 चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है, अब वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूँ कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और बुलेटिन में अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो हम सब के लिए बड़े खतरे की घंटी है। हिमालय में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। जी हां, टीवी9 भारतवर्ष पर आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने दावा किया है। आईआईटी प्रोफेसर ML शर्मा ने दिए बड़े खतरे के संकेत। वैज्ञानिकों ने भूकंप वार्निंग सिस्टम का आविष्कार भी किया है। और अब आपको जानकारी देते हैं कि कैसे भूकंप से पहले ही लोगों को अलर्ट किया जा सकता है। यानी भूकंप आने से पहले अलर्ट किया जा सकता है कि इस इलाके में भूकंप आएगा। भूकंप से पहले बजेगी खतरे की घंटी। जी हां, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ML शर्मा का बड़ा दावा सामने आया है। भूकंप वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। जमीन में हलचल होते ही अलर्ट मैसेज मिलेगा। 45 सेकेंड पहले ही वार्निंग सिस्टम अलर्ट करेगा। बिल्डिंग्स को छोड़कर खाली मैदान तक पहुंच सकेंगे लोग, यानी इतना समय मिल पाएगा कि लोग अपनी जान बचा सकेंगे जिस भी इलाके में भूकंप आना होगा। और प्रोफेसर ML शर्मा ने क्या कुछ कहा है, इस आविष्कार के बारे में क्या बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने बहुत सारी अर्थक्वेक वार्निंग उससे दी है।
मैं उदाहरण के तौर पर अभी जो नेपाल अर्थक्वेक आया था, उस नेपाल अर्थक्वेक में देहरादून में रात को 45 सेकंड पहले आपके मोबाइल पर जो भूदेव आपका जो एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, करीब 20,000 लोगों ने उसको डाउनलोड कर रखा है, उस पर 40 सेकंड पहले बीप आ गया था और लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। 40 सेकंड का मतलब है कि 40 सेकंड पहले, वाइब्रेशन से 40 सेकंड पहले जब वो बाहर आ गए, उसके बाद मकानों में थरथराहट शुरू हुई और ये काफ़ी अच्छा हमारा एक सक्सेस स्टोरी थी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम।